पहला क्वेश्चन है आज हमारा, अभिप्रेरणा चक्र के 3 प्रमुख तत्व बताइए। अभिप्रेरणा चक्र के 3 प्रमुख तत्व हैं आपके आवश्यकता यानी नीड्स, प्रणोद यानी कि ड्राइव और प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन। अगला सवाल है 72, जॉन पी डिसेको के अनुसार अभिप्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं। तो जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 स्रोत बताए हैं। ठीक है, अब ये चारों स्रोत कौन कौन से हैं एक बार आप वो देख लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए फिर से और एक बार लिख लीजिए। ये चारों स्रोत हैं, पहला है दंड यानी कि पनिशमेंट, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है आकांक्षा और चौथा है उत्तेजना। अगला सवाल है 72, ये हमने कर ही लिया। अब 73 देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैक्कीलैंड ने दिया था। ये कब दिया था? जवाब है इसका 1961 में। फिर से सवाल देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्कीलैंड ने दिया। कहाँ दिया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिया। कब दिया? 1961 में दिया। अगला सवाल 74, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक संघर्षों को कितने भागों में बांटा है? तो मनोवैज्ञानिकों ने इन संघर्षों को बांटा है 4 भागों में। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं संघर्ष के? फिर से एक बार कॉपी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला है उपागम उपागम संघर्ष, अगला है परिहार परिहार संघर्ष, तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष और चौथा है बहु उपागम परिहार संघर्ष। चारों तरीके के संघर्षों के नाम फिर से बोल रहा हूं। पहला उपागम उपागम संघर्ष, दूसरा परिहार परिहार संघर्ष, तीसरा उपागम परिहार संघर्ष और चौथा बहु उपागम परिहार संघर्ष। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिकों ने चक्रीय आवश्यकता माना है। तो चक्रीय आवश्यकता में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? आपकी भूख शामिल होगी, प्यास शामिल होगी और काम यानी कि सेक्स शामिल होगा। तो तीनों जो चक्रीय आवश्यकताएं कौन सी हैं? भूख, प्यास और काम। 76 सवाल है यानी कि 76, क्योंकि इससे पहले के सवाल मैं आपको और जो सीरीज हैं 5 और 6 नंबर की उनमें बता चुका हूं। 76 नंबर सवाल है, मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार के अभिप्रेरक हैं। तो कौन कौन से हैं? जन्मजात और अर्जित। तो ये जो है प्रेरक, ये किसके अनुसार है? मैस्लो के अनुसार। और कौन कौन से हैं? जन्मजात और अर्जित। तो ये सवाल आपके लिए सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट, रीट सभी में काम के होंगे। सीडीपी टेस्ट सीरीज, सीडीपी मॉक टेस्ट पेपर, सीडीपी रीट के लिए आपका टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर, ये आप किसी भी तरीके से इनको कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए है सीडीपी के लिए, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। अगला सवाल देख लेते हैं हम। यहाँ 77 नंबर का जो सवाल है उस पर चलते हैं। 77 सवाल है, धक्का सिद्धांत यानी कि पुश थ्योरी किसे कहा गया है, या पुश थ्योरी का मतलब क्या है? तो इसमें आएगा प्रणोद या अंतर्नोद सिद्धांत, यानी कि वही आपके ड्राइव थ्योरी। तो प्रणोद में जैसे भी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है और आगे की तरफ हमें धक्का लगता है या पीछे तरफ धक्का लगता है, तो पुश थ्योरी इसका मतलब इसी से है। प्रणोद या धक्का सिद्धांत या पुश थ्योरी तीनों एक का ही नाम है। अगला सवाल है 78 नंबर, प्राणी की वह आंतरिक ऊर्जा जो उसे क्रियाशील बनाती है उसे हम कहेंगे अंतर्नोद। ये इस तरीके के सवाल हैं जो की क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं तो चूक जाते हैं। इसमें आपको वो सवाल बताऊंगा जिसको मैंने आपसे पूछा था पोल में और 84% लोगों ने उसका गलत जवाब दिया है। 84% भाई बहनों ने गलत जवाब दिया है। क्या ऐसे तैयारी करोगे? अगर ऐसे तैयारी करोगे तो मेरे भाई सिलेक्शन के चांस कितने हैं ये भी देख लेना। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं कर जाओ। 30 क्वेश्चन आने हैं आपके सीडीपी के, अगर 20 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आए तो आप कह देना सर आपके बताए क्वेश्चंस नहीं आए, क्योंकि लास्ट टाइम जब बताए थे हमने सवाल संस्कृत के, उसमें से 30 में से 28 सवाल आए थे। 80 नंबर का सवाल देखते हैं। बुद्धि के 3 प्रकार सामाजिक मूर्त और अमूर्त बताए गए हैं, थार्नडाइक ने बताए हैं। तो थार्नडाइक ने कितने प्रकार बताए? बुद्धि के 3। कौन कौन से बताए? सामाजिक, मूर्त और यानी कि अमूर्त, थार्नडाइक ने बताया। इससे पहले 79 नंबर रह गया था कि किसी लक्ष्य या उद्देश्य से संबंधित अंतर्नोद को क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्रेरक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनमें काफी सारे मेरे भाई बहन गच्चा खा चुके होंगे या फिर जिन्होंने सही किए होंगे उनको भी पता होगा। और साथ साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने में मदद करेंगे।
वीडियो पूरा देखना, आगे भी और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 81 नंबर का सवाल है, बुद्धि मापन हेतु विनय साइमन ने पहला परीक्षण कब बनाया? तो भाई विनय साइमन ने जो परीक्षण बनाया था वो बनाया था 1905 में। अब इससे सवाल कौन कौन से जुड़े हुए हैं? बुद्धि मापन के लिए पहला परीक्षण कब बना? 1905 में बना। किसने बनाया? विनय साइमन ने बनाया। विनय साइमन ने 1905 में कौन सा परीक्षण बनाया? बुद्धि मापन परीक्षण बनाया। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जब 1905 में ये बन गया था तो इसमें संशोधन कब हुआ? अब संशोधन हुआ इसमें 1908 में। 83 नंबर सवाल पे चलते हैं, टर्मन ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन कब किया? तो टर्मन ने इसमें 1916 में संशोधन किया था, यह बात ध्यान रखना आप। 84 नंबर सवाल है, वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए वैशलर वैल्यू बुद्धि मापनी वैशलर ने कब बनाई? तो भाई वैशलर ने बनाई थी 1939 में, 1939 में। तो वयस्कों की बुद्धि मापनी किसने बनाई? वैशलर ने बनाई। इसका क्या नाम था? वैशलर वैल्यू बुद्धि मापनी। ये किसके लिए थी? वयस्कों के लिए थी। कब बनाई? 1939 में बनाई। अब इसमें संशोधन कब हुआ? 85 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, ये हुआ 1955 में, 1955 में। जब संशोधन हुआ तो इसका नाम क्या था? इसका नाम फिर हो गया वैशलर वयस्क बुद्धि मापनी। तो इसमें वयस्क शब्द जुड़ गया है। पहले वैशलर बुद्धि मापनी हुआ करता था, वैशलर वैल्यू बुद्धि मापनी हुआ करता था। अब जब वयस्कों के लिए इसमें संशोधन किया गया तो फिर ये वैशलर वयस्क बुद्धि मापनी कहलाई। WIAS का फुल फॉर्म क्या होगा? W से वैशलर, A से अडल्ट, I से आपका क्या होगा? इंटेलिजेंस या बुद्धि, और मापनी से मतलब स्केल। तो इसका फुल फॉर्म होगा वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। किसने बनाया? वैशलर ने बनाया। 1955 में इसमें संशोधित किया और 1939 में इन्होंने इसको बनाया था। अब अगला सवाल है, अहम मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? 86 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अहम मनोवैज्ञानिक किसे हम कहेंगे? इरिक्सन को अहम मनोवैज्ञानिक कहा गया है। अब देखिए ये सब जो काम चल रहा है, हम सब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं टेट के लिए। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो रीट यानी कि आर टेट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, आपके इसके अलावा जूनियर टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो टेट परीक्षण का प्रतिपादक कौन है? 87 प्रश्न आपसे यही तो पूछ रहा है कि टेट परीक्षण का प्रतिपादक कौन है। तो टेट जो परीक्षण है इसके प्रतिपादक मर चुके हैं। ध्यान रखना ट्रिक याद करने की, तो इन्हें मरे कहेंगे हम। जो मर गए उन्होंने टेट बना गए और हमारे लिए परेशानी खड़ी कर गए। तो टेट के परीक्षण के प्रतिपादक मर्रे हुए। अब टेट के जो दोस्त हैं वो हैं कैट। इनका निर्माण 1948 में किया, और किसने किया? लियोपोल्ड बेलोक ने। तो टेट का मर्रे ने और कैट का बेलोक ने। ब्लैक होती है ना बिल्ली, लियोपोल्ड बेलोक। तो कैट का परीक्षण 1948 में लियोपोल्ड बेलोक ने किया। अब इसमें कितने क्वेश्चन बने? 88 में। कैट का निर्माण कब हुआ? कैट परीक्षण का 1948 में। किसने किया? लियोपोल्ड बेलोक ने। लियोपोल्ड बेलोक ने कौन सा परीक्षण बनाया? कैट परीक्षण बनाया, CAT परीक्षण बनाया। कब बनाया? 1948 में बनाया। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। इरिक फ्रॉम एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, इरिक फ्रॉम। इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो देखो इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, उत्पादक व्यक्तित्व और अनुत्पादक व्यक्तित्व। एक कैरेक्टर कैसा होता है? जो प्रोडक्टिव होता है। दूसरा कैरेक्टर कैसा होता है? जो अनप्रोडक्टिव होता है। तो प्रोडक्टिव कैरेक्टर या फिर प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी या फिर अनप्रोडक्टिव कैरेक्टर या अनप्रोडक्टिव पर्सनैलिटी, ये दो प्रकार के इन्होंने बताए थे 89 नंबर इरिक फ्रॉम ने। ठीक है, ये 89 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। अब हम देखते हैं 90 यानी कि 90 नंबर का हमारा सवाल। तो 90 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है? मनोविज्ञान में मनोचिकित्सा का अंतरवैयक्तिक सिद्धांत। मनोविज्ञान में मनोचिकित्सा का अंतरवैयक्तिक सिद्धांत किसने कहा? तो ये थे सुलेमान। तो सुलेमान भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल है 91 नंबर। एस्थेनिक व्यक्तित्व होता है। तो देखो एस्थेनिक अस्थमा से जुड़ा हुआ है। याद करने की ट्रिक बताता हूँ। एस्थेनिक अस्थमा से जुड़ा हुआ है, और जिसको अस्थमा या TB होता है तो मेरे भाई वो दुबला पतला होगा, छोटे कंधे होंगे, कमजोर होगा, एक हाथ में पड़ा रहेगा, सारी जिज्ञासाएं उसकी खत्म हो चुकी होंगी। तो इस तरह का व्यक्ति एस्थेनिक व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो अस्थमा से इसको जोड़ लेना। 92 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम सृजनात्मकता को मापने का प्रयास किसने किया? तो सृजनात्मकता को मापने का प्रयास करने वाले थे गिलफोर्ड।
अब 93 नंबर क्वेश्चन है, बार्टलेट ने सृजनशीलता को क्या कहा है? तो उन्होंने सृजनशीलता को कहा है साहसिक चिंतन। तो सृजनशीलता और चिंतन में हालांकि कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको साहसिक चिंतन कह करके बार्टलेट ने सृजनशीलता और चिंतन को जोड़ा है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा सृजनशीलता के संदर्भ में बताए गए 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, इन्होंने सृजनशीलता के संदर्भ में 4 प्रमुख तत्व बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रवाह, दूसरा है लोचकता, तीसरा है मौलिकता, चौथा है विस्तार। तो प्रवाह का मतलब होता है कि जब चिंतन में प्रवाह होगा तो नई गति की ओर बढ़ेगा। लोच उसमें होगी, लचीलापन होगा उसमें, तो उसमें कोई चीज़ जुड़ सकती है। मौलिकता होगी तभी तो उसमें कोई नई चीज़ जुड़ेगी, बेस अगर नहीं है तो फिर नई चीज़ जोड़ोगे किसमें? विस्तार, जब कोई चीज़ जोड़ोगे आप तो उसका विस्तार भी होगा। तो इसलिए प्रवाह, लोचकता, मौलिकता और विस्तार चारों चीज़ें सृजनशीलता के संदर्भ में बहुत जरूरी हैं, जो कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं। सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो चिंतन 2 प्रकार का है, अभिसारी और अपसारी। इसमें से अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। 96 नंबर, सृजनात्मकता और चिंतन के बीच संबंध। मैंने ऊपर बता ही दिया था कि भाई नहीं होता है, सृजनात्मकता और चिंतन के बीच कोई संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बार्टलेट तो कहता है कि सृजनशीलता साहसिक चिंतन है, लेकिन वैसे इसमें संबंध नहीं है। रीजन, क्योंकि चिंता चिता समान है और सृजनात्मकता एक पॉजिटिविटी लिए हुए होती है। ठीक है, तो ये आपका 96 का जवाब हुआ। अब इसमें बहस करने वाली बात नहीं है कि चिंतन पॉजिटिव भी हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में हमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पे टिक करना होगा, वहां आपसे बहस करने कोई नहीं बैठा। तो सृजनात्मकता और चिंतन के बीच संबंध नहीं होता है। 97 नंबर क्वेश्चन, टारेंसन के अनुसार सृजनात्मकता और रचनात्मकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो, टारेंसन कहते हैं कि सृजनात्मकता लड़कों में, बॉयज में, और रचनात्मकता लड़कियों में, गर्ल्स में अधिक होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। सृजनात्मकता नवीनता व उपयोगिता का समन्वय है। तो नवीनता और उपयोगिता का समन्वय क्या है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को किस चीज का समन्वय बताया गया है? नवीनता और उपयोगिता का। किसने बताया है? सैम्स सेकर ने। क्या ध्यान रखना है हमें? सैम्स सेकर ने सृजनात्मकता को नवीनता और उपयोगिता का समन्वय बताया है। जासी हरने, भाई ये वैज्ञानिक थे। जासी हरने, हर्निया से जोड़ लेना, एक बीमारी है। तो जासी हरने ने सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? चिंतन, क्रिया और प्रकाशन। पहले आप चिंतन करो, फिर एक्शन करो, और फिर जो भी एक्शन हुआ है उसकी रिएक्शन के रूप में उसे पब्लिश कर दो। तो चिंतन, क्रिया और प्रकाशन जासी हरने के अनुसार सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं हैं। दी बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े हुए बच्चे, दी बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी सिरिल बर्ट ने। 101 नंबर सवाल पे हम आ गए हैं। मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर किया जाने लगा है। सैकड़ा बन गया है आपका, शतक बन गया है आपका, आईपीएल के सब मजे लो लेकिन पढ़ाई भी करो। मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर किया जाने लगा। कब से किया जाने लगा? 1913 से, 1913 से। क्यों? क्योंकि 1913 में एक एक्ट बना। 1913 से पहले मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर नहीं था, लेकिन 1913 में एक एक्ट बना और उसके बाद मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों की परिभाषा अलग अलग हो गई, इनमें अंतर हो गया। बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट पुस्तक किसने लिखी? LS पेनरोज ने लिखी। फिलहाल जो टाइम चल रहा है पैंडेमिक का चल रहा है, आप सभी को पता है पैंडेमिक फैला हुआ है। और बायोलॉजी ऑफ मेंटल जो पुस्तक लिखी, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट, ये लिखी LS पेनरोज ने। तो इस तरीके से आप इनको आपस में जोड़ करके सवालों को सही कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 103 कर लेते हैं हम। हरलॉक ने सामाजिक समायोजन की कसौटी बताई है। कितनी बताई है हरलॉक ने? 4 कसौटियां बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है सार्वजनिक व्यवहार, दूसरी है दूसरे समूह में समायोजन, तीसरी है सामाजिक अभिवृत्ति, चौथी है व्यक्तिगत संतुष्टि। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो कसौटियां हैं समाज से जुड़ने के लिए हैं। तो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन ये चीज़ नहीं थी। अब बात करते हैं वह मानसिक अवस्था जो व्यक्ति पर समायोजन के लिए दबाव डाले। भाई वो मानसिक अवस्था जो व्यक्ति पर समायोजन के लिए दबाव डाले, तो उसको हम प्रतिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबल। 2 धनात्मक आवश्यकताओं के बीच फंसे व्यक्ति का संघर्ष कौन सा होता है? तो देखो उपागम उपागम संघर्ष, ये सवाल मैंने पूछा था आपसे पोल के जरिए। तो इसमें 86% भाई बहनों ने सही जवाब दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, अच्छी तैयारी है आपकी। लेकिन अगला सवाल दे रहा हूं मैं, इस पर 9 नंबर मैंने डाला हुआ है। कर्क रेखा और IST दोनों एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करती हैं?
तो भाई इसमें 86% भाइयों ने बहनों ने गलत जवाब दिया। सुनो, 105 नंबर 86% का सही था और 9 नंबर 86% का गलत था। तो इसका सही जवाब दे रहा हूं, बेसब्री से आप लोग कमेंट बॉक्स में इंतजार करते हैं, पूछते हैं सर सवालों के जवाब आप पिन कर दिया कीजिए। तो भाई पिन करने से काम नहीं चलता, मैं आपको सभी सवालों के जवाब यहां दे देता हूं। इन सभी सवालों को आप एंजॉय कीजिए, जवाब आप देखिए, कॉपी पेन लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, किसी भी तरीके से इनको यूज कीजिए। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करिए। कर्क रेखा और आईसीटी दोनों एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करती हैं? ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कर्क रेखा और आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। बाकी सब आप जानते ही हैं कि कंपटीशन बॉस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। आप नहीं लिंक मिले आपको तो इसको टाइप कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको रीट भर्ती परीक्षा, चाहे यूपी टेट भर्ती परीक्षा, जूनियर सुपर टेट या सुपर टेट या टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं, टेट संबंधी जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब में यूजफुल रहेंगे। अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात हो, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो, टीचिंग मेथड्स की बात हो, ये सभी क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र या फिर जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, या फिर आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते हैं, या फिर आप टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां कहते हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने काफी मेहनत के बाद कलेक्ट किए हैं काफी सारी बुक्स से, और आप ही के लिए केवल इसलिए यहां प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में इनसे बेनिफिट मिल सके। तो बेनिफिट जरूर उठाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।